Good morning, children. Today we will start the new chapter, that is fourth chapter, uh, chemical kinetics. Uh, in CBSE exam, the unit-wise weightage is 5 marks. So 5 marks question is asked from this topic. Now let us see what is chemical kinetics. बच्चों, अगर हम किसी रिएक्शन के बारे में देखें तो उसमें 4 मेन चीज़ें होती हैं, और वो रिएक्शन मान लीजिए किसी ऐसे प्रोडक्ट को बनाता है जो हमारे लिए मेडिसिन है या फर्टिलाइज़र है या कोई फूड स्टफ़ है। तो ऐसे रिएक्शंस के बारे में 4 अहम बातें होती हैं जो कि हमें ध्यान में रखना होता है। पहले तो ये है कि वो रिएक्शन फीजिबल होना चाहिए, जो हम सोच रहे हैं, जो प्लान कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, कि वो रिएक्शन फीजिबल है कि नहीं, ये एक चीज़ हुई। दूसरे, अगर वो रिएक्शन फीजिबल है तो उसका रेट क्या होगा, क्योंकि हमें डिमांड कितनी है, उस डिमांड के हिसाब से उसका रेट है कि नहीं। अगर उसका रेट उस डिमांड के हिसाब से नहीं है तो वो फैक्टर्स क्या होंगे जो कि उस रेट को अफेक्ट करेंगे। और दूसरे, उस रिएक्शन का मैकेनिज़्म क्या होगा। तो ये 4 बातें हैं कि वो फीजिबल है कि नहीं, उसका रेट क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि उसके रेट को बढ़ा या घटा सकते हैं, और फिर मैकेनिज़्म क्या है। मैकेनिज़्म मतलब उस रिएक्शन के कौन कौन से स्टेप्स हैं जिससे हो करके रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो किस स्टेप में हम फैक्टर्स को चेंज करके हम अपने प्रोडक्शन को घटा या बढ़ा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन डिमांड। तो फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन तो थर्मोडायनेमिक का मैटर है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स से ही हम ये बता पाते हैं कि कोई गिवन रिएक्शन अंडर गिवन सेट ऑफ कंडीशंस फिजिबल है कि नहीं, क्योंकि हम उसका डेल्टा जी फॉर द रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं। अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो वो रिएक्शन फिजिबल होगा, लेकिन उसकी स्पीड क्या होगी, रेट क्या होगा, ये थर्मोडायनेमिक्स बता नहीं पाता है। और रेट ऑफ रिएक्शन की स्टडी हम केमिकल काइनेटिक्स में करते हैं। सो केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ द केमिकल रिएक्शन। नाउ केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डिपेंडिंग अपॉन रेट ऑफ रिएक्शंस, जो रिएक्शंस हमारे आसपास होते हैं या जो हम पढ़ते हैं, वो 3 तरह के रिएक्शंस होते हैं। पहला तो ये है कि वेरी फास्ट रिएक्शंस हैं, जिनको इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस भी कहते हैं, जो 10⁻⁻12 से 10⁻16 सेकंड में कंप्लीट हो जाते हैं। जैसे अगर आप एक टेस्ट ट्यूब में AgNO3 लीजिए और दूसरे में NaCl का एक्वा सॉल्यूशन लीजिए, और आप एक टेस्ट ट्यूब के जैसे AgNO3 को NaCl में या वाइस वर्सा मिला दीजिए, तो जैसे ही आप मिलाते हैं सून यू गेट वाइट प्रेसिपिटेट। सो दिस इज़ वेरी इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, जो कि बहुत ही कम कुछ पिको सेकेंड में कंप्लीट हो जा रहा है। दूसरा है वेरी स्लो रिएक्शंस, ऐसे रिएक्शन जिसको पूरा होने में डे मंथ का टाइम लग जाता है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये दोनों रिएक्शन ही काइनेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, क्योंकि इनके जो स्टडी है इनके रेट की वो नहीं की जा सकती है, या इनमें स्टेप्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं जिसका हम स्टडी कर सकें, क्योंकि ये एक स्टेप में ही कंप्लीट होने वाले रिएक्शंस होते हैं। अब अगर हम और दूसरे वेरी स्लो रिएक्शंस हैं जिनके लिए हमें बहुत टाइम तक वेट करना होता है, जिसके रेट को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब इन दोनों के बीच में कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जिनको हम मॉडरेट रेट रिएक्शंस कहते हैं, जो कि ना तो बहुत फास्ट होते हैं ना स्लो होते हैं, जिनके रेट को हम लेबोरेटरी में मेजर कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, रिएक्शन बिटवीन सोडियम थायोसल्फेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इनके रेट को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात आती है कि रेट ऑफ रिएक्शन है क्या। रेट ऑफ रिएक्शन को हम स्पीड ऑफ रिएक्शन से भी डिफाइन करते हैं। तो स्पीड ऑफ रिएक्शन, जैसे हम स्पीड निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। सो सिमिलरली द रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द स्पीड ऑफ रिएक्शन। Now it is defined as the change in concentration of any one of the reactant or product per unit time। मान लीजिए एक रिएक्शन है, R gives P, R रिएक्टेंट है और P प्रोडक्ट है।
अब रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या होगा, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम इंटरवल और इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इन टाइम इंटरवल। तो एक्चुअली ये इसका क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है। जैसे कोई रिएक्शन हो रही है वो स्लो है कि फास्ट है, ये जानने के लिए कुछ ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी हमें टाइम के हिसाब से करना पड़ेगा। कि जैसे मान लीजिए जो रिएक्टेंट है वो डिसअपीयर होगा, तो व्हाट इज़ द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ द रिएक्टेंट, मतलब कितने टाइम में वो डिसअपीयर हो जा रहा है। तो इससे भी हमें उस रेट के बारे में पता चलता है। या कोई गैसियस प्रोडक्ट बन रहा है, कोई कलरफुल प्रोडक्ट बन रहा है, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट क्या है, उससे भी हमें रेट के बारे में पता चलता है। लेकिन जो रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है, उसे एक्चुअल रेट का पता नहीं चलता है। जैसे इवोल्यूशन ऑफ गैस है या कोई कलर कंपाउंड फॉर्मेशन है, तो ऐसे कंडीशन में हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम। तो हम किसी एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को फोकस करते हैं जिसके कॉन्सेंट्रेशन को हम आसानी से मेजर कर सकें। उसके कॉन्सेंट्रेशन चेंज को हम टाइम के हिसाब से मेजर करते हैं, फिर कॉन्सेंट्रेशन चेंज को टाइम से डिवाइड कर देते हैं। हम जानते हैं कि जब कोई रिएक्शन होती है तो उसमें रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन लगातार डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जाता है। तो अगर हम चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट निकाल रहे हैं तो इसका मतलब हम ये निकाल रहे हैं कि डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है। सो इट इज रिटन एज रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू माइनस डेल्टा और स्क्वायर ब्रैकेट आर मीन्स मोलर कंसंट्रेशन। एक्चुअली ये एक्टिव मास होता है, बट फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन इट इज इक्विवेलेंट टू मोलर कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पर हम माइनस साइन इसलिए रख रहे हैं क्योंकि जब हम डेल्टा आर निकालते हैं, मान लीजिए कि कोई रिएक्टेंट है, उसका T1 टाइम पर कंसंट्रेशन R1 है। अब रिएक्शन शुरू हुई, टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होने लगेगा, डिक्रीज करने लगेगा। तो किसी भी R2 टाइम पर जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो हमेशा R1 से कम होगा। तो ये जो डेल्टा आर निकाल रहे हैं चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, ये नेगेटिव हो जाएगा। और चूँकि नेगेटिव रेट का यहाँ कोई मतलब नहीं है, रेट को पॉजिटिव करने के लिए हम यहाँ पर माइनस साइन रखते हैं इन ऑर्डर टू मेक द रेट पॉजिटिव। सिमिलरली इट रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। चूँकि प्रोडक्ट जीरो टाइम पर कुछ नहीं रहता, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाता है। तो डेल्टा पी विल बी इक्वल टू P2 माइनस P1। अब P2 will be greater than P1, so in this way delta P is divided by delta T और यहाँ पर पॉजिटिव साइन रखा जाता है। Now यहाँ पर अगर हम एक रिएक्शन लें, उसके लिए रेट एक्सप्रेशन लिखें फॉर द रिएक्शन PCl5 gives PCl3 plus Cl2, तो इस केस में जो रेट ऑफ रिएक्शन है दिस इज इक्वल टू माइनस इसलिए रखते हैं क्योंकि रिएक्टेंट है, डेल्टा PCl, डेल्टा मीन्स लार्ज चेंज और सफिशिएंट चेंज इन गिवन टाइम इंटरवल डेल्टा T, that is the difference of T2 minus T1. Similarly, it can be written in terms of product also, delta PCl3 upon delta T, or this is equal to delta concentration change of Cl2 upon delta T. यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि किसी भी स्पीसीज, चाहे वो रिएक्टेंट हो या कोई भी प्रोडक्ट को लेके जब हम एक्सप्रेशन लिख रहे हैं तो सारे एक्सप्रेशन जो रेट दे रहे हैं वो क्या है, इक्विवेलेंट है। इसका कारण ये है कि यहाँ पर जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट है वो रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर है, या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट है वो रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर है। इसका रीज़न है कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, 1 हो रहे हैं। लेकिन अगर हम किसी ऐसे रिएक्शंस को लें जिसमें नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट हो, जैसे H2 + I2 gives 2HI, अब रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम लिखते हैं कि माइनस डेल्टा, अब रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T, माइनस क्योंकि रिएक्टेंट है। सिमिलरली रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ आयोडीन क्या होगा, डेल्टा I2 अपॉन डेल्टा T, माइनस। अब रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HI क्या होगा, अभी 1/2 इग्नोर करेंगे, डेल्टा HI अपॉन डेल्टा T। तो ये केवल रेट ऑफ अपीयरेंस है। तो रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस यहाँ पर अलग अलग हैं इस केस में।
इसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए, मान लीजिए ये रिएक्शन 10 मिनट में कंप्लीट हो जाती है और 1 मोल हाइड्रोजन का 1 मोल आयोडीन के साथ रिएक्शन करके 2 मोल HI का बना रहा है एंड रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन 10 मिनट्स। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा हाइड्रोजन के टर्म में 1/10, तो 0.1 मोलर पर मिनट हो जाएगा। आयोडीन के टर्म में 1/10, तो यहाँ पर भी 0.1 मोलर पर मिनट हो जाएगा। लेकिन जब हम रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ HI निकालेंगे तो उसी 10 मिनट में HI के 2 मोल बन जा रहे हैं, तो 2/10 का टाइम तो वही है, तो 2/10 करना पड़ेगा, तो 0.2 मोलर पर मिनट हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस है ये बराबर नहीं है। तो चूंकि ये अलग अलग हैं इसलिए इन सारे एक्सप्रेशन को इक्वल करने के लिए और रेट के बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, जो रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है उसको उसके स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं। ये तब करेंगे जबकि स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट सबके अलग अलग हों। ऐसा करने पर सारे एक्सप्रेशंस के रेट क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। नाउ व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, तो चूँकि कंसंट्रेशन चेंज अपन टाइम टेकन है तो कंसंट्रेशन चेंज को मोल पर लीटर और टाइम को पर सेकेंड। नाउ अगर कोई गैसियस स्पीसीज इन्वॉल्व हो रही है उसका पार्शियल प्रेशर चेंज हो रहा है तो उसको हम एटमॉस्फेयर पर सेकेंड से रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ व्हाट इज़ एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट। अगर हम किसी रिएक्शन को देखें, अगर कोई रिएक्शन प्रोसीड हो रही है और मान लीजिए वो रिएक्शन कुछ 10 मिनट 15 मिनट तक चली, 20 मिनट तक चली, हम ये करें कि उस 20 मिनट में जो उस रिएक्शन का रेट है वो क्या होगा, तो हम क्या करेंगे कि 20 मिनट में जो टोटल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन है उसको 20 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से जो एक टोटल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन को टोटल टाइम टेकन से डिवाइड करते हैं वो हमें केवल एवरेज रेट देता है। ध्यान रहे कि एवरेज रेट हमारा एक्चुअल रेट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जैसे रिएक्शन शुरू होती है, प्रोग्रेस करती है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लगातार प्रोडक्ट में चेंज होता रहता है और उसका कंसंट्रेशन लगातार डिक्रीज होता रहता है। और अगर हम लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करें तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। चूँकि कंसंट्रेशन हर मोमेंट चेंज हो रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन 20 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए या उस इंटरवल ऑफ टाइम के लिए कैसे कांस्टेंट हो सकता है। तो ये अगर हम इस तरह से कर रहे हैं तो दिस इज़ जस्ट लाइक स्पीड। जैसे मान लीजिए कि कोई 80 किलोमीटर तय करता है 2 घंटे में, तो उसकी स्पीड क्या हुई, 20 किलोमीटर पर आवर हुई। लेकिन आप सोचिए कि जब वो अपने व्हीकल को शुरू किया होगा तो क्या उसकी स्पीड ये थी 40 किलोमीटर पर आवर थी? नहीं थी। या बीच में वो बहुत खाली सड़क मिली, उस पर बहुत तेज़ भी जा सकता है, उस समय उसकी स्पीड 40 से ज़्यादा भी हो सकती है। तो इस तरह से जब हम टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन को टोटल टाइम टेकन से डिवाइड करते हैं तो एक एवरेज रेट मिलता है जस्ट लाइक स्पीड। जबकि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो लगातार चेंज होता रहता है क्योंकि कंसंट्रेशन लगातार डिक्रीज करता रहता है इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, और इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट कंसंट्रेशन लगातार इंक्रीज करता रहता है। तो इट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट टू डिटरमाइन द रेट एट पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम। तो जब किसी रेट को पर्टिकुलर मोमेंट पर डिटरमाइन करते हैं तब हम उसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट हम बोलते हैं। तो इंस्टेंटेनियस रेट मिलेगा कैसे? इंस्टेंटेनियस रेट को फाइंड आउट करने के लिए हम जो इंटरवल ऑफ टाइम है उसको बहुत छोटा कर देते हैं। तो जब हम इंटरवल ऑफ टाइम को छोटा करेंगे तो उस समय जो कंसंट्रेशन चेंज भी है वो बहुत छोटा होगा। और ऐसे कंडीशन में जब हम कंसंट्रेशन चेंज को उस स्मॉल टाइम इंटरवल से डिवाइड करेंगे तब हमें वो रेट एट पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पर मिल जाएगा। मान लीजिए आप 10 मिनट में रेट को डिटरमिन करते हैं, फिर मान लीजिए आप 5 मिनट का इंटरवल करते हैं, फिर 2.5 मिनट का इंटरवल करिए, फिर 1.25 का इंटरवल करिए, फिर आप 30 सेकंड का इंटरवल करिए, 5 सेकंड का इंटरवल। तो अगर आप इंटरवल इतना छोटा कर दें इसका मतलब ये हुआ कि आप हर मिनट पर, हर समय, हर मोमेंट पर रेट को डिटरमिन कर रहे हैं। सो दैट विल बी मोर अप्रोप्रिएट और दैट विल बी द एक्चुअल रेट ऑफ द रिएक्शन। तो एक्चुअल रेट को फाइंड आउट करने के लिए या इंस्टेंटेनियस रेट, दैट इज द रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमिन्ड एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, उसको हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट। दिस कैन बी डिटरमिन्ड बाय मेकिंग द इंटरवल ऑफ टाइम वेरी वेरी शॉर्ट, डेल्टा टी टेंड्स टू 0। मान लीजिए एक रिएक्शन है, आर गिव्स पी,
इसके लिए इंस्टेंटेनियस रेट लिखना है। तो जहाँ पर हम डेल्टा लिखते थे, डेल्टा मीन लार्ज चेंज, अब वहाँ पर हम स्मॉल डी लिखेंगे। डी मीन्स डिफरेंशियल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन डिफरेंशियल चेंज इन टाइम, माइनस क्योंकि ये रिएक्टेंट है। सिमिलरली प्रोडक्ट को डिफरेंशियल चेंज इन concentration of product upon delta t. Now if there is change in concentration of reactant of product x हो तो हम रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट को क्या लिखते हैं, dx अपन dt, जबकि एवरेज रेट को हम लिखते हैं डेल्टा x अपन डेल्टा t। डेल्टा मतलब लार्ज चेंज, क्योंकि यहाँ एक इंटरवल है, सफिशिएंट टाइम गैप है। तो अगर हम इस इंटरवल को 10 to 0 कर दें, इंटरवल को ख़त्म कर दें, तो इसका मतलब हम रेट को हर समय हर मोमेंट पर डिटरमिन कर रहे हैं अगर इंटरवल खत्म करें। सो दैट रेट विल बी द इंस्टेंटेनियस रेट, सो दैट इज एक्सप्रेस्ड एज dx अपॉन dt। नाउ हाउ टू मेजर, हाउ टू डिटरमाइन द इंस्टेंटेनियस रेट एंड एवरेज रेट। तो इसके लिए क्या करते हैं कि इंस्टेंटेनियस या एवरेज रेट को डिटरमिन करने के लिए हम 3 स्टेप यूज करते हैं। सबसे पहले तो उस जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम मेजर करते हैं। तो ये पहला है कि डिटरमाइन द कंसंट्रेशन एट डिफरेंट टाइम। कैसे करेंगे, हम अलग अलग टाइम पर वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस से टाइट्रेशन करके उसका हम कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं कि शुरू के 10 मिनट में, शुरू के 5 मिनट में, अगले 5 मिनट में, फिर अगले 5 मिनट में, या हम उसके ऑप्टिकल रोटेशन को मेजर करके कर सकते हैं, या किसी भी तरीके से किसी ऐसी प्रॉपर्टी को जिसको हम मेजर कर सकें और जिसका रिलेशन डायरेक्ट कंसंट्रेशन से है, ऐसी प्रॉपर्टी को हम टाइम के हिसाब से मेजर कर लेते हैं। तो हमें एक टेबल मिल जाएगा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। फिर हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का, जहाँ पर कंसंट्रेशन को वाई एक्सिस पर और टाइम को एक्स एक्सिस पर हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो रिएक्टेंट को अगर हम लेंगे तो इस तरह का हमें ग्राफ मिलेगा, ठीक है। फिर हमें कंसंट्रेशन चेंज इन पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, तो अगर हमें ये निकालना है कि कितना है कंसंट्रेशन चेंज इन पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम या कंसंट्रेशन चेंज एट पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, तो ये 2 चीज़ें हम यहाँ डिटरमिन करते हैं। तो देखिए, मान लीजिए जैसे यहाँ पर ये हमें ग्राफ मिल गया और आपसे ये कहा जा रहा है कि ये 15 मिनट है और 15 से ये 20, तो ये यहाँ बीच से थोड़ा सा इधर है, ये 18th मिनट पर अगर ये कह रहा है कि इंस्टेंटेनियस रेट फाइंड आउट करिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि उस 18th जो टाइम है 18th मिनट से आप उस जो आपका कंसंट्रेशन कर्व है उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, एक लाइन ड्रा करेंगे। तो जहाँ पर ये लाइन जो पैरेलल होगा वाई एक्सिस के, एक्स पर ये यहाँ पर मीट कर रहा है। अब एक्स पर एक टेंजेंट प्लॉट करेंगे और उस टेंजेंट को आइदर साइड पर आपको एक्सट्रपलेट करना है, मतलब कंसंट्रेशन एक्सिस की तरफ और टाइम एक्सिस की तरफ। तो इस तरह से आपको एक टेंजेंट मिल गई और फिर उसका स्लोप आपको ये कैलकुलेट करना है, दिस स्लोप। तो अब ये जो इंस्टेंटेनियस रेट होगा दैट विल बी इक्वल टू स्लोप, और अगर इस स्लोप को हमें निकालना है तो ये स्लोप क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर ये O है और ये A है तो OA अपॉन OB, ये आपको इंस्टेंटेनियस रेट दे देगा किस पर, 18th मिनट पर। सिमिलरली अगर आपको 10th मिनट पर फाइंड आउट करना है इंस्टेंटेनियस रेट, तो 10th मिनट पर से यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे यहाँ पर कंसंट्रेशन कर्व पर, और उसके बाद जहाँ पर होगा वहाँ टेंजेंट प्लॉट करेंगे, फिर आप स्लोप कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरह से आप इंस्टेंटेनियस रेट फाइंड आउट कर सकते हैं। एवरेज रेट फाइंड आउट करने के लिए मान लीजिए आपको टी टाइम पर एवरेज रेट फाइंड आउट करना है। जैसे मान लीजिए ये 10वां मिनट है, तो क्या करते हैं, 2 इक्वी डिस्टेंट पॉइंट सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। 10th मिनट पर एवरेज रेट फाइंड आउट करना है, तो एक मान लीजिए 5 मिनट ले लिए और एक 5 मिनट इधर 15वें पर ले लिए। ध्यान रहे इक्वी डिस्टेंट होना चाहिए, यहाँ से इधर एक कम की तरफ और एक ज़्यादा की तरफ, और इनके करस्पॉन्डिंग फिर कॉन्सेंट्रेशन को आप देखिए कि क्या है। जैसे 15th मिनट पर आप यहाँ से ड्रा करिए परपेंडिकुलर यहाँ पर कर्व पर, और फिर यहाँ से कंसंट्रेशन एक्सिस की तरफ एक्स एक्सिस के पैरेलल ले आइए, तो यहाँ पर x2 हुआ और t1 पर कंसंट्रेशन x1 हुआ। तो अब जो एवरेज रेट आ रहा है एट t, जो कि मान लीजिए 10वां मिनट रहा, तो ये क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। तो चूँकि x2 हमेशा कम है तो इसलिए नेगेटिव साइन रखेंगे क्योंकि ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है, अपॉन t2 माइनस t1। तो इस तरह से हमें एवरेज रेट भी मिल जाएगा। अब एक क्वेश्चन करेंगे, For an elementary reaction 2A plus B gives 3C. The rate of appearance of C at time
टी इस इतना दिया हुआ 1.3 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट एट दिस टाइम रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा और रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए क्या होगा। ठीक है, तो आपको ये दिया हुआ है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। तो रेट ऑफ अपीयरेंस का मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी अपॉन टाइम टेकन, तो डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी अपॉन डेल्टा टी, और ये वैल्यू दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है कि सी के टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखना होगा। तो अगर सी के टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1/3, क्योंकि इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 3, तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1/3 डेल्टा और स्क्वायर ब्रैकेट सी अपॉन डेल्टा टी। और जब कि आपको ये वैल्यू यहाँ पर दी गई है, तो अगर इस वैल्यू को यहाँ पर डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी की जगह ये वैल्यू रख दीजिए और इसको फिर सॉल्व कर लीजिए, तो ये आएगा 4.33 इंटू 10⁻⁻⁵ मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो ये तो क्या हो गया, रेट हो गया इन टर्म्स ऑफ सी। और कोई भी रिएक्शन है तो रेट वही होगा, चाहे आप ए के टर्म में करें, बी के या सी के टर्म में करें। नेक्स्ट कह रहा है कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए क्या है। ए चूँकि रिएक्टेंट है, ये किस रेट से डिसअपियर कर रहा है, तो उसका एक्सप्रेशन पहले लिखिए। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ये है माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। अब ये कह रहा है कि चूँकि हमें रेट मिल गया है, तो रेट ए के टर्म में रेट क्या होगा ये निकालिए, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ए। तो इसको 2 से डिवाइड कर दिया। तो अब आप देखिए, आपको इतना चाहिए, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी चाहिए, ये निकालना है आपको रेट ऑफ डिसअपियरेंस। तो ऐसा लग रहा है कि इसको फाइंड आउट करने के लिए इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 कैंसिल, हमें ये चीज़ मिल जाएगी क्योंकि हमें यही निकालना है। तो लेकिन जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेट को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए रेट साइड में, और इस साइड में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। 2 कैंसिल हो गया, हमें ये आ गया डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। यही हमें फाइंड आउट करना है। चूँकि रिएक्टेंट है, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा, डिसअपियर हो रहा है, इसलिए -2 टाइम्स ऑफ द रेट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमारा आंसर आ गया। तो ध्यान रहे कि अगर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स अलग अलग हैं तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट वो अलग अलग देगा। जब हमें रेट फाइंड आउट करना होगा तो उन सारे एक्सप्रेशंस को उनके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। थैंक यू।